आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक की श्रेणी में आता है? पहला है पादप, दूसरा है पादप प्लांक, तीसरा है नीम और चौथा है सभी। इसका मतलब ये है, ये पूछ रहे हैं कि प्रोड्यूसर कौन है, तो वो सभी प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही प्रोड्यूसर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑल। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हमेशा सूर्य से ही प्राप्त होगी, तो इसका आंसर होगा ए। गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल विद्युत, तीसरा हाइड्रोथर्मल वेंट, चौथा जीवाश्म। तो ये गहरे समुद्र की बात हो रही है, जहाँ लाइट नहीं जा सकती, सन की लाइट नहीं जा सकती है, तो वहाँ की ये बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कीमोसिंथेटिक से ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर होगा सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी पिरामिड है, उसमें जो टॉप पे होंगे वो क्या होंगे? तो टॉप पे हमेशा कार्निवोरस होंगे, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। पहला है ऊर्जा के पिरामिड द्वारा, दूसरा बायोमास के पिरामिड द्वारा, तीसरा है संख्याओं के पिरामिड के द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी होता है, हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड के द्वारा या बायोमास और संख्या तीनों के आधार पर कर सकते हैं। और पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सिर्फ 3 प्रकार के ही पिरामिड बन सकते हैं, वो है ऊर्जा, बायोमास और संख्या। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों से प्रारंभ होने वाली श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती हैं उनको क्या बोलेंगे? तो छोटे जानवर को जो बड़े जानवर खाएंगे, इसको बोलते हैं प्रेडेटर फूड चेन, जो आंसर सी है। इसमें क्या है, जैसे कि अब चूहे को बिल्ली खा रही है, तो चूहा प्रे होता है और जो खाता है उसको बोलते हैं प्रेडेटर। ठीक है, तो छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा रहा है, तो इसको प्रेडेटर फूड चेन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, पोषण रीति बनती है। तो ये इसमें पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। तो यहाँ ऑल तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चैन। तो एक फूड चैन को दिखाएंगे हम, तो इसका आंसर होगा डी, कि ट्रॉपिक लेवल बने होते हैं ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चैन, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड कंप्लीट फूड चैन। तो हरे पौधे हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे पाए जाते हैं, इसलिए ये इसका आंसर होगा ए। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड चाहे वो एक्वेटिक सिस्टम के लिए हो, चाहे टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए हो, चाहे वो किसी ट्री का हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा अपराइट, इरेक्ट और सीधा, मतलब एक ही बातें हैं सारी, मतलब हमेशा हमेशा सीधा होगा।
अगला क्वेश्चन है, नंबर का पिरामिड होता है। तो अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो ये कभी अपराइट और कभी इन्वर्टेड दोनों तरीके में पाया जाता है। ठीक है, अगर पिरामिड ऑफ मास की बात करें तो वो भी कभी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है। खाली ऊर्जा का पिरामिड ही हमेशा और हमेशा सीधा रहता है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। अब चाहे तालाब की बात करें चाहे पेड़ की बात करें, यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा लिखा है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा। तो हमेशा और हमेशा केवल सीधा, मतलब आंसर होगा सी, अपराइट ओनली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है। तो हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा है, पिरामिड ऑफ मिनरल्स नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर होगा बी, खनिज पदार्थों का पिरामिड, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। तो ये नॉन साइक्लिक होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा की तरफ ही होती है ऊर्जा, तो इसलिए नॉन साइक्लिक होगा, अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता हमेशा होते हैं, कंज्यूमर्स आर। तो कंज्यूमर हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, मतलब वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर आर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। तो पौधों को जो खाते हैं हम उनको शाकाहारी यानी हर्बीवोरस बोलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा और हमेशा कैसे होंगे? हर्बीवोरस होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथीज खासियाना है। तो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब जैसे पता चल रहा है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक है। तो आंसर थर्ड होगा। इसके ऑप्शन बड़े ध्यान से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक तथा प्राथमिक उपभोक्ता। ये ना हो के इसका थर्ड आंसर होगा सी, प्राथमिक मांसाहारी एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, क्योंकि ये कीटवच्छी पौधा है तो कीटों को खाएगा भी और भोजन भी बनाएगा। तो प्राइमरी कार्निवोरस और प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा या सबके द्वारा। तो ट्रॉपिकल लेवल का निर्माण सबके द्वारा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। तो इसको बोलेंगे फूड चेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक हैं। मतलब अम्ल वर्षा किन के द्वारा होती है या किन के पोल्यूशन के कारण होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के द्वारा जो है अम्ल वर्षा होती है। जब ये गैसें एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं और वर्षा होती है तो ये वर्षा जल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। मतलब SO2
जब इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कौन इंडिकेट कर देगा? तो लाइकेन ऐसा है जो जैसे ही इन्वायरमेंट में SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, वहाँ लाइकेन वहाँ से गायब होने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है SO2 के पोल्यूशन को बताने के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका ए। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। पहला ऑप्शन है कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण में, बी ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह में, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों में, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और तत्वों और गैसों का चक्रीकरण भी होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों काम होते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे ज़्यादा विषाक्त है। तो CO सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। ये जो है हमारे जो व्हीकल हैं उनसे निकलती है और शरीर में जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह पाता और ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता। वन का कौन सा कार्य सूखे के नियंत्रण में सबसे अधिक सहायक है? पहला है जंगलों से वर्षा होती है, जंगलों में बहुत से जलीय पौधे होते हैं, जंगल जल के संग्रह स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जंगल मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो इसमें मेन बात लिखी हुई है, मतलब जो जंगल हैं या वन हैं सूखे के नियंत्रण में सबसे अधिक सहायक हैं, वो कारण हमें देना है। तो इसका आंसर होगा जंगलों से वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है? तो पहला है डिकम्पोज़र, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र, प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़र, कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़र। तो ऑप्शन होगा पहले हमेशा प्रोड्यूसर आएंगे, प्रोड्यूसर के बाद हमेशा कंज्यूमर आते हैं और उसके बाद डिकम्पोज़र आएंगे। तो ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? तो इसको जब गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे, देखो टिड्डा होता है हर्बीवोरस, पहले टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा? सांप, और सांप को कौन खाता? गिद्ध। तो ये एक सही खाद्य चक्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं BOD का अर्थ है। तो BOD का अर्थ होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी भी BOD ज़्यादा निकलेगी किसी भी वाटर सैंपल की, तो इसके मतलब वो वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन वाटर के अंदर, उतनी ज़्यादा डिमांड होती है ऑक्सीजन की उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय, मतलब रेड डाटा बुक में कौन एंट्री करता है? तो ये एंट्री करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है। ये जो है इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है और ये क्या करता है कि जो भी जीवों की ऐसी सूची बनाता है जो विलुप्त होने का जिनको खतरा है, इसलिए इसको रेड डाटा बुक में लिखते हैं। मतलब रेड डाटा बुक में जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उनके बारे में लिखा जाता है। और ये कौन लिखता है? IUCN, मतलब बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को कहा जाता है, चाहे वो समुद्र के तल पे मौजूद हों और चाहे किसी झील के मतलब तल में मौजूद हों, उनको बोलते हैं बैंथिक। बैंथिक मतलब जो बिल्कुल तल में रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादित की जाती है। तो पहले लिखा ए, यूबैक्टीरिया, आर्क्यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। तो जो तुम्हारी बायोगैस होती है उसमें मीथेन होती है, और मीथेन करता है जो है मीथेनो बैक्टीरिया, और ये आर्क्योबैक्टीरिया का मेंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा आर्क्योबैक्टीरिया, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राकृतिक क्षेत्र में आपसी संयोजन के साथ रहने वाली कई प्रजातियों को इस नाम से जानते हैं, जैविक समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी अनुकूलन। तो अब एक ही एरिया में कई प्रजातियां, तो इसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो ये देहरादून में है और इसकी जो है स्थापना हुई थी 1906 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स। तो पहला ऑप्शन है, enlargement of image under microscope, growth of tissue in culture, accumulation of pollutants in higher tropical level organism, epidemic from the disease। तो अगर हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करें तो होता ये है कि जब हम बहुत सारे कीटनाशक, खरपतवार नाशी, क्लोरीन युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये अपघटित नहीं होते हैं और ये पौधों में इकट्ठे होते रहते हैं। बाद में जब जंतुओं द्वारा इनको खाया जाता है तो ये उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मतलब इकट्ठे होने लगते हैं। ये ज़्यादातर फैटी टिश्यू में होने लगते हैं। जैसे कि पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें डीडीटी के बारे में बताया था, तो उसमें क्या होता था कि डीडीटी जो है फैटी टिश्यू में इकट्ठा होने लगता था और बाद में जो है लीवर को डैमेज करता था, तो इसलिए इन पे प्रतिबंध लगाया गया। तो जो डीडीटी पे प्रतिबंध लगाया गया, तो जो बायोलॉजी मतलब एक्यूमुलेशन है पोल्यूटेंट का हायर ट्रॉपिकल लेवल में इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किससे अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी। तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा तरीके की वनस्पतियाँ, सबसे ज़्यादा तरीके के जीव जंतु पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है, एक पारिस्थितिक तंत्र के एक पौधे द्वारा स्थिर की गई संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण रूप से कहलाती है। तो अभी इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी पौधे ने इकट्ठी की है, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। और अगर इसमें से उसके द्वारा यूज की हुई जो वो रेस्पिरेशन में अपनी ग्रोथ में जो एनर्जी यूज़ कर रहा है उसको हटा दें, तो उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस जो रेस्पिरेशन में उसकी ऊर्जा खर्च होगी
उसको घटा देंगे तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक कार्बनिक पदार्थों का संचय करते हैं। ठीक है, एक्युमुलेशन करते हैं, तो इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए? तो इसमें जो पहला है जंतु संरक्षित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। चरना प्रतिबंधित होता है, बिल्कुल ठीक है। शिकार प्रतिबंधित होता है, ये भी ठीक है। तो 3 तो बिल्कुल सही है, तो चौथा ही आंसर होगा। क्या है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। वनस्पतियाँ तथा अन्य जंगली उत्पाद उपयोग किए जा सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर उनको उपयोग करेंगे तो फिर वो उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा था सही नहीं है। जो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं वाला शब्द है क्वेश्चन में, उसको बहुत गौर से पढ़िएगा। क्या पूछा, ट्रू पूछा है कि जो सही नहीं है वो पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक के समाहित भाग के रूप में जंगली जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क फर्स्ट पूछा गया, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, रामनगर में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल चक्र में प्रमुख भूमिका है जल पट्टिकाओं से वाष्पन, पौधों से वाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा जल का अवशोषण, वर्षा के जल का मृदा में अंतराश्रावण। तो जल चक्र में देखो हम देखते हैं कि पहले इवेपोरेशन होता है समुद्र और नदियों से, वो जल ऊपर जाता है। ठीक है, और बाद में वर्षा के रूप में वही गिरता है, कहीं जगह वो बर्फ़ के रूप में गिरता है। तो जो मेन पार्ट है अगर हम देखेंगे वर्षा चक्र का, तो वो जो सबसे बड़ा पार्ट ये है, तो समुद्र और नदियों के ऊपरी सरफेस से वाटर का इवेपोरेशन। तो इसका आंसर होगा पहला, इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर शीट। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे करेगा। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये फिक्स करेगा। ठीक है, बिना किसी की सहायता, तो नॉन सिम्बायोटिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा गैर सहजीवी प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो सबको मालूम है, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। जीवों और एनवायरनमेंट के बीच कैसा संबंध है, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला नाइट्रीकरण जीवाणु के उदाहरण हैं। तो देखो पहले अमोनिया NH3 कन्वर्ट होती है NO2 में, फिर NO2 कन्वर्ट होता है NO3 में। तो यहाँ पे अमोनिया से NO2 में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोसोमोनास, और NO2 से NO3 में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोबैक्टर। और या इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया अमोनिया टू NO3। तो हमारे पास ए ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर 2 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं बीबीपेरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो बीबीपेरस का मतलब ये होता है
कि कुछ पौधों में फलों में ही अंकुरण हो जाता है और वो अंकुरण जब बढ़ने लगता है धीरे धीरे तो उसका भार अधिक हो जाने पर वो पेड़ से टूट के गिर जाता है। गिर जाने के कारण ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ दलदली हो तो अपने आप धंस जाते हैं और पेड़ लग जाता है और पौधा बढ़ने लगता है। मतलब दलदली ज़मीन पे ये होते हैं जहाँ पे लवणों की मात्रा अधिक होती है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा हैलोफाइट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ऐसे पौधे हैं जैसे राइजोफोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ामों में पूछा गया है। वो है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी का कारण था। तो इसमें क्या हुआ था, लाखों लोगों की जानें गई थी। कंपनी में मैथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, लोग सोते थे और सोते ही रह गए। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं, कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख देते हैं MIC। ठीक है, मैथिल आइसोसाइनाइड ये एक विषैली गैस थी। ठीक है, जो जिसके रिसाव से काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और ये इंडिया का सबसे बड़ा ऐसी दुर्घटना थी। ठीक है, ये कंपनी जो थी ये थी इंडिया लिमिटेड करके थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। वहाँ ये ऐसा हुआ था, ये भोपाल में ही कंपनी थी, इसलिए इसको भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। याद रख लेना, मैथिल आइसोसाइनाइड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथि में एक वर्णक पाया जाता है जो संरचनात्मक रूप से निम्न के समान है। तो जो फलीदार पौधों की जड़ों में लैग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के समान है। उसमें भी वो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है और हमारा भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। तो इसका आंसर होगा डी कि ये जो वर्णक है जो जड़ों में पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम कितने पोषण स्तर संभव हैं? तो ये 4 या 5 संभव हैं। ठीक है, कभी कभी 4 कभी कभी 5 अधिकतम, क्योंकि अधिकतम पूछा गया है तो 4 या 5। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और 5वां डिकम्पोजर। तो ये 5 मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना एक क्षेत्र है जिसमें सम्मिलित होते हैं। तो सवाना किसको बोलते हैं? ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री, एक ऐसा घास का मैदान जिसमें बिखरे हुए पेड़ लगे हुए हों तो उसको हम सवाना बोलते हैं। इसमें बी ऑप्शन देखेंगे तो लिखा हुआ है बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ, तो यही हम सही मानेंगे। वैसे अगर कहीं कहीं लिखा हो बिखरे हुए पेड़ और घास के मैदान तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो नॉर्मल हम लोग सामान्यतः जो बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल की डेसिबल यूनिट है जिसको डीबी लिखा गया है, उससे हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो 60 डेसिबल की ध्वनि को हम सामान्य ध्वनि बोलते हैं, जबकि 80 डेसिबल ठीक को हम एक मतलब तीव्र ये ध्वनि हो जाती है और इससे ऊपर को हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। तो इसका जो बी आंसर है 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन मुफलर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल। ये ग्रीन मुफलर स्कीम क्या है? तो ये स्कीम है सड़क के किनारे या औद्योगिक क्षेत्रों पर जो ध्वनि प्रदूषण
से छुटकारा दिलाने के लिए हम 4 या 6 कतारें लगा देते हैं पेड़ों की। इससे जो है ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है। तो इसको ग्रीन मुफलर स्कीम बोलते हैं।